देश का अन्नदाता किसान हर सीजन में हर साल जब भी कोई फसल बोता है तो एक उसका उद्देश्य होता है कि इस साल जो मैं फसल करने जा रहा हूँ उसका उत्पादन बढ़ेगा, बाजार में अच्छा भाव मिलेगा और मेरा कर्जा उतरेगा, मेरे घर की समस्याएं दूर होंगी, मैं धनाढ्य बनूंगा। किसान फायदे में हम आ जाएं, हम धनाढ्य बन जाएं, हमारा कर्जा उतर जाए, इस बात को लेकर के प्लान बना के खेती करता है। लेकिन हकीकत क्या है, पिछले 50 सालों से किसान फंसता चला जा रहा है। यानी कि 50-60 साल पहले देश का कोई किसान कर्जदार नहीं था और आज चंद किसानों को छोड़ करके लगभग हर किसान कर्ज में फंस गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको 30-40-50 लोगों से तो दिन में बात हो ही जाती, किसानों से। अलग अलग स्टेट के किसान, अलग अलग फसल उगाने वाले किसान, सब्जी की खेती करने वाले किसान, फलों की खेती करने वाले किसान सबसे ज़्यादा संकट में है। वो अपने फल में, अपनी सब्जी में आने वाली नाना प्रकार की समस्याएं हमको टेलीफोन पे बताते हैं। कई बार उनका वीडियो बना के भेज देते हैं, कई बार उनका फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि सर इसका क्या निराकरण है। मित्र, हकीकत में आप सब लोग देखे हैं, आज मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना, कि किसी के टमाटर में कोई बीमारी लग गई, किसी की भिंडी में कोई कीड़ा लग गया, किसी का अनार झड़ गया, किसी का पपीता गल गया, किसी का केले में ये कमी आ गई, तो बाजार में किसान दौड़ता है कि अमुक रसायन डालने से, अमुक चीज़ डालने से, अमुक चीज़ डालने से और ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मेरा रोग ठीक हो जाएगा, मेरा कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, मेरी फसल की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। प्रयास करता है और इसी प्रयास में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा पूरा बाजार में दे आता है। मैं नेचुरल फार्मिंग की बात बताता हूँ तो मैं फिर बोलता हूँ मित्र, नेचुरल फार्मिंग या खेती का जो दारो मदार है वो धरती माता की कोख पर निर्भर है। यानी जो किसान अपनी जिस ज़मीन में कोई भी फसल बोता है, अगर उसको समस्या आती कि उसकी क्रॉप बढ़ नहीं रही है, मतलब ग्रोथ कम कर रही है, तो सोचना यहाँ चाहिए कि जो पौधा मैंने धरती में लगाया है, जो फसल मैंने अपनी ज़मीन में लगाई है, वो बढ़ क्यों नहीं रहा। तो बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज़मीन में सामर्थ्य नहीं है कि फसल को वो पोषक तत्व प्रदान कर सके। तो अब इसके लिए सोशल मीडिया में बोले नाइट्रोजन डाल दो, डीएपी डाल दो, पोटाश डाल दो, जिंक डाल दो, सल्फर डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, मैग्नीज डाल दो, इस प्रकार की सलाह देने वाले लोग हैं और किसान बेचारा रासायनिक उर्वरक लाता है और खेतों में डालता है, लेकिन बढ़ जाती है फसल, लेकिन उसकी बहुत सारा पैसा चला जाता है बाजार में। फिर बीमारी लगती है तो बोले फफूंदनाशक डाल दो। अब वेजिटेबल के केस में क्या, एक एक क्रॉप में, जैसे मिर्च की मैं बात करूं तो मिर्च में, बैंगन में, टमाटर में लोग 20 बार से लेके 30-30 स्प्रे कर रहे हैं। यानी कि 10 स्प्रे तो मिनिमम है ही हैं, 40 स्प्रे जा रहे हैं फसलों में। एक एकड़ सब्जी खेती करने वाला किसान एक एकड़ में 30,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए तक का पेस्टिसाइड डाल रहा है। अब अंगूर की बात करें, सेव की बात करें, केले की बात करें, अमरूद की बात करें तो ये फिगर वहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक जा रही है प्रति एकड़। मित्र, जब मतलब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि समस्या का समाधान जहाँ है मैं वहाँ नहीं खोज रहा हूँ, समस्या का समाधान बाजार में खोज रहा हूँ। और बाजार तो इसीलिए बैठा है, बाजार तो चाहता है कि किसान के जीवन में
उसकी फसलों में, उसकी खेती में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहें ताकि मेरा धंधा चलता रहे। मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि आपको, चूंकि एक चीज़ तय कर लेना कि बाजार में समस्या का समाधान ना था, ना है, ना कभी मिलेगा। बाजार तो देश के किसानों को डुबोने के लिए तैयार बैठा है। अगर किसान रासायनिक खेती को छोड़ करके सोचता है कि अब रसायन नहीं डालेंगे तो उसका प्रोडक्शन गिर जाता है, तो लॉस में आ जाता है। जब किसान सोचता है कि नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो बाजार में भाव गिर जाता है। दोनों चीज़ें। किसान की जब फसल खराब होती है तो चूंकि लागत बहुत लगा चुका होता है, इसलिए उसको घाटा हो जाता है, और किसानों की फसलें जब बहुत अच्छी हो जाती हैं तो मंडी में उपज का भाव गिर जाता है, यानी कि वो दोनों तरफ से मारा जाता है। अब ये समस्या का जो स्थायी निवारण है, बिल्कुल स्थायी निवारण, वो है धरती माता की फर्टिलिटी। जिस जमीन में हम खेती करते हैं उस जमीन को कैसे मैं खूबसूरत बना दूं। मैं सोशल मीडिया में देखता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में नेचुरल फार्मिंग सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता उस तरीके की बातें करते रहते हैं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लेना। मैं क्या कहता हूं मित्र, कि खेती कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, खेती समझ का खेल है। और खेती कोई भी फसल बोएंगे, जैसे एक सज्जन हमको आज लिख रहे हैं कि साहब आप बहुत चीज़ें बताते हो, लेकिन गन्ने में नेचुरल फार्मिंग कैसे करनी ये नहीं बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कपास के बारे में आपने कुछ नहीं बोला कि कपास की नेचुरल फार्मिंग कैसे करें। तो मेरा सुझाव सुनिए, आप फसल चाहे जो बोइए, वैसे तो फसल जो क्लाइमेट, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की जो मुख्य फसल है, जो वहाँ क्लाइमेट के लिए सूट करती फसल, वही बोनी चाहिए। दूसरा, फसल बोनी चाहिए जमीन की सामर्थ्य के अनुसार, कि हम कौन सी फसल बोएं जिसको हमारी धरती माता पाल ले। चूँकि माँ की सामर्थ्य देखेंगे उसी के अनुसार उसमें बीज डालना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मैंने तो कसम खाई है कि मुझे कपास बोना है, मुझे गन्ना बोना है, मुझे धान बोना है, मुझे गेहूं बोना है, ऐसी फसल बोना है जिसमें रिस्क कम हो। फिर उस फसल में बहुत सारा केमिकल लगता है। मैं क्या कहता हूं मित्र, फसल चाहे कोई भी बोइए, लेकिन बोएंगे तो धरती के ऊपर। तो हम धरती के बारे में कोई नहीं कहता, सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में, सॉइल में ह्यूमस कितना होना चाहिए, ह्यूमस कैसे बढ़ाना चाहिए, सॉइल को जिंदा कैसे करना, इसकी कोई बात ही नहीं करता। बस अच्छा बीज, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, संतुलित उर्वरक, ये पेस्टिसाइड, ये ड्रोन, ये कंसोर्सिया, ये जाइम, ये जिंक, ये सल्फर, यानी किसान को घेर घार करके डंडे से हाँक करके बाजार में लाके खड़ा कर दो कि भैया ये ले ले तू। मुझे बड़ी पीड़ा होती है मित्र, सुन लेना। अगर हम देश के लोग केमिकल फार्मिंग की ओर यूं ही बढ़ते रहे तो देखिए उससे लॉस क्या क्या है। पहला लॉस तो ये कि किसान कर्ज में डूब गया। कर्ज में इसलिए डूब गया क्योंकि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई। अब उसके घर में बच्चों की खुशियां पूरी नहीं हो रही हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि भाई 1 लाख का फसल आपने बेचा और 70,000 रुपये उस पर खर्चा हो गया, तो 30,000 रुपये आपके पास बचे तो क्या करेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे। सीधी सीधी बात। अब हमको करना ये है कि हमको जो 10,000 रुपये का फर्टिलाइज़र डालता हूँ, जो 30,000 रुपये का पेस्टिसाइड डालता हूँ, जो किराए का पानी लेता हूँ, जो किराए के ट्रैक्टर से जुताई कराता हूँ, ये सब कम हो जाए, मिनिमम करना। यानी कि अगर किसी फसल में मुझको 5 पानी लगाने पड़ते हैं तो 3 पानी में काम हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर किसी खेत को मैं 4 बार जुताई करने के बाद गेहूँ बो पाता हूँ तो क्या 1 जुताई करने के बाद गेहूँ बोया जा सकता है? हाँ, बोया जा सकता है। हम किसी फसल में जो बीमारी लगती है उसका समाधान मिल सकता है, मिल सकता है। कैसे? धरती माता को मजबूत करना है बस मित्र। अब धरती माता को कैसे, जैसे आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग में हमसे जाने कितने लोग पर डे
2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जीवामृत झांसी से लेने आते हैं। कुछ किसान देश के बेचारे जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बना रहे हैं, जीवामृत डाल रहे हैं। मैं खेती में कई बार अपने मित्र किसानों को भी सिखाता हूँ, मित्र नेचुरल फार्मिंग का मतलब केवल जीवामृत नहीं है। नेचुरल फार्मिंग करने के लिए जीवामृत बहुत जरूरी है, लेकिन केवल जीवामृत जरूरी नहीं है। नेचुरल फार्मिंग करने का पहला उद्देश्य है कि मेरे पास जो अपनी जमीन का क्षेत्रफल है 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, उसको कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे उसको रिच करना है। यानी अल्टीमेटली जमीन में ह्यूमस की मात्रा 2.3% रहेगी, उसको खींच करके कुछ ऐसा प्रयास करूं कि उसको 1% तक ले जाऊं। जिस दिन मैं जमीन में, धरती माता में ह्यूमस की मात्रा 1% कर दूंगा ना, तो सुन लेना, आज देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन 330 मिलियन टन है, वो हम 400-500 मिलियन टन पार कर सकते हैं, और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के। पानी भी कम लगेगा, जुताइयाँ भी कम होंगी, पैदावार मेरी बहुत बढ़ेगी, और अनाज की जो उगाता हूँ उसका स्वाद, उसकी पौष्टिकता भी सुधरेगी। रिलेशन क्या है मित्र, संबंध समझना कि आज दुनिया में, संसार में जो समस्याएं हमको दिखती हैं, जैसे फसल बीमार है, लोग कहते हैं फसल बीमार है, मैं कहता हूं फसल नहीं बीमार है, जमीन बीमार है। लोग कहते हैं इंसान बीमार है, मैं कहता हूं इंसान बीमार नहीं है, जमीन बीमार है। जमीन को अगर नहीं ठीक किया गया ना, मतलब धरती में ह्यूमस नहीं बढ़ाया गया, तो सुनना, धरती अगर जिंदा नहीं हुई, यानी कि उसमें नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होने चाहिए थे, जो पेस्टिसाइड डाल के मारे, अगर वो नहीं वापस आए ना, तो जमीन में ह्यूमस की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा डे बाय डे, ईयर बाय ईयर घटती जाएगी, और हमारी लागत बढ़ती जाएगी। अब जमीन में अगर 1% ह्यूमस होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसमें टमाटर उगाइए, फल उगाइए, अनाज उगाइए, तो उसकी जो पौष्टिकता है ना, किसी भी पदार्थ की, भोज्य पदार्थ की, उसमें 100% पौष्टिकता होगी। यानी कि जितने प्रकार के उसमें न्यूट्रिशन होने चाहिए सब होंगे, जितने प्रकार के मिनरल्स होने चाहिए सब होंगे। लेकिन जब जमीन में ही ह्यूमस की कमी है, जमीन में ही पोषक तत्वों का अभाव है, तो फसल में तो पोषक तत्वों का अभाव होना ही होना है, तो उससे टेस्ट वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और पौष्टिकता भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, फसल में बीमारियां बहुत लगेंगी, तो बीमारियों को खत्म करने के लिए जब हम पेस्टिसाइड डालेंगे, जब कीड़ा लगेगा, कीड़ा को खत्म करने के लिए एक इंसेक्टिसाइड डालेंगे, तो एक तो फसल में पौष्टिकता पहले भी कम थी, अब कहते हैं करेला कड़ू दूसरा नीम में चढ़ गया, स्थिति वो हो गई मित्र कि फसल में पोषक तत्वों का अभाव, पौष्टिकता की कमी पहले भी थी, दूसरा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट आ गए, तो क्या हुआ, लोग बीमार हो गए। अभी तो मैं फसल का इलाज करा रहा था, अब अपना इलाज कराने लगा। आप देख नहीं रहे, जहाँ जहाँ खेती की क्रांति, हरित क्रांति को जहाँ ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनाया गया ना, वहाँ कैंसर हो गया, लोग जीवन और मौत के बीच का संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के किसानों से निवेदन सिर्फ इतना करता हूँ, जिस जमीन में खेती करते हो उसको जरा कंसीडर, एक बार उसको देखने की जरूरत है कि जमीन मेरी कैसी होनी चाहिए और उस कैसी हो गई है, और उसको कैसे अच्छा बनाना, बस इतना सा है नेचुरल फार्मिंग। जमीन के बारे में कुछ नहीं सोचा तो कुछ होने वाला नहीं। तो जमीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जमीन में हमको जो जीवांश कार्बन अभी 0.3 रह गया, उसको खींच करके 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 1% तक ले जाना है। लगेंगे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल लगेंगे, लग जाने दीजिए, लेकिन बच्चों का भविष्य तो उज्जवल हो जाएगा। और अगर इस दिशा में नहीं सोचे, कागज का नोट कैसे मिलेगा, कागज का नोट कैसे मिलेगा, धनाढ्य कैसे बनूंगा, यूरिया डाल के बनूंगा, फंजीसाइड डाल के बनूंगा, बीडीसाइड डाल के बनूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं धनाढ्य बनने की तो बात छोड़ दीजिए, आप कर्ज से नहीं उभरेंगे और बीमार जरूर हो जाएंगे। और एक जमाना आएगा मित्र, आज तो हम लोग जहरीला भोजन खा के भी जिंदा है, आज तो पूरा देश जहरीला भोजन खा ही रहा है, क्योंकि मैंने बताया पौष्टिकता 70% डाउन है और उसमें पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हैं, उसके कारण हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है।
बेशक अस्पताल जो नहीं जा रहा उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आने वाले समय में 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जानते हो क्या होगा कि बच्चा बीमार ही पैदा होगा। अभी तो कुछ लोग स्वस्थ पैदा हो जाते हैं, बाद में बीमार होते हैं। आगे आने वाले दिनों में बच्चे बीमार ही पैदा होंगे और बीमारी का समाधान किसी माई के लाल के पास, किसी चिकित्सा विज्ञान के पास होगा ही नहीं। क्योंकि समझिए बात को, बीमारी का इलाज होता है। खराब खाना खा करके जो बीमार हुआ है, जो केमिकल खा के बीमार हुआ, उसका इलाज कैसे हो सकता है? तो देश के किसानों से मैं एक ही निवेदन करता हूं, नेचुरल फार्मिंग में 2-3 चीजें हैं, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक तो बारिश का पानी कैसे अधिक से अधिक मैं खेत में रोक सकता हूं। रोकने का मतलब मेरा ये नहीं कि आपने उर्द बोया, उर्द को सड़ा देना है, लेकिन पानी का बहाव ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी देर स्थिर हो जाए और फिर थिरा जाए, कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो वहीं रुक जाएं और पानी निकल जाए, ऐसा पानी रोकना है। अगर नंगा खेत है, थोड़ा सा 1% स्लोप है, बारिश शुरू हुई है, पानी सरसर तेजी के साथ बैठा, तो क्या कार्बन निकाल के ले जा रहा हो। जिस कार्बन को मैं बढ़ाने की बात करता हूँ वही बारिश के दिनों में बह के चला जाता है। तो मेड़ तो बनानी है। दूसरा, खेत की मेड़ों पर जितना झाड़ होगा, जितना पेड़ होगा, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर दिखा दें, इस प्रकार का खेत होता है कि जहाँ चारों तरफ जो है ना मेड़ है, मेड़ों के किनारे किनारे पेड़ हैं। इससे क्या बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है। इन पेड़ों में बहुत सारी चिड़ियाँ रहती हैं। अब इल्ली आएगी, कौन सा कीड़ा आएगा, माहू आएगा, तो बहुत सारे पक्षी ही उन कीड़ों को, इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यानी चिड़ियाँ उन इंसेक्ट को खा जाती हैं। दूसरा क्या है कि जब गर्मी का सीजन होता है ना, ये पेड़ नहीं होते मित्र। अब जैसे इस खेत में मैं जीवामृत डालूं, तो अगर एक बार डाल दिया ना और फिर मैंने पेस्टिसाइड कभी नहीं डाले, तो फिर इस खेत में अगली साल जीवामृत डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो घने घने पेड़ है ना, गर्मी में अप्रैल मई जून के महीने में जब मिट्टी तपती है, खूब तेज हीटअप हो जाती है, तो पेड़ों के नीचे नीचे की मिट्टी हीट नहीं होगी, वहां पर माइक्रोब्स बने रहेंगे। जहां नंगी सॉइल है वहां के मर जाएंगे, मैं मानता हूं, लेकिन बारिश होगी और जमीन ठंडी होगी, खेत में पानी होगा, तो वो जो पेड़ों के नीचे माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स को दूर जाने के लिए पानी की जरूरत होती है। उसके हाथ पांव तो होते नहीं है, लेकिन खेत में अगर नमी है तो माइक्रोब्स वहां से माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाते हैं। आपको हर रोज जीवामृत डालने की जरूरत नहीं, हर साल डालने की जरूरत नहीं। तो मेड़ होनी चाहिए, पेड़ होना चाहिए। दूसरा कि आपके खेत से जो कुछ भी निकले, आप कुछ चीजें मंडी में बिकती हैं, बेच दीजिए, कुछ चीजें खा लीजिए, लेकिन एक पदार्थ होता है फसल अवशेष जिसको हम कहते हैं, वो चाहे गेहूं हो, चना हो, मटर हो, पुआल हो, मतलब धान हो, गन्ना हो, या वेजिटेबल हो, या फल के पौधे हो, एक पदार्थ बचता है जो झाड़ के फेंकना नहीं चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। मतलब फेंकना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए और जलाना नहीं चाहिए। यही कार्बनिक पदार्थ है। ये जब जमीन में पड़ा रहेगा तो ये सड़ेगा, कार्बन बनेगा और धीरे धीरे कार्बन बढ़ने लगेगा। मित्र, एक एग्रीकल्चर की परिभाषा है, सरल बता दूं आपको। एग्रीकल्चर यूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो सिंपल है कि मिट्टी का और फसलों का मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है एग्रोनॉमी। उसकी पहला पन्ना जब बीएससी एजी में कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता तो उसको पहला परिचय होता था कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है। तो उसमें कहा गया है सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, मतलब मिट्टी का और फसलों का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। इसी को खेती कहते हैं। अब जब मैं दर्शन में, आध्यात्म में घुसता हूं तो इसी को मैं कहता, तो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी शिव है। फसल क्या है, फसल माँ पार्वती है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से वीडियो शुरू करूँगा मिट्टी शिव है, फसल पार्वती, तो लोग कहते हैं यार ये साइंस की बात नहीं है। मित्र, यही असली साइंस है। अगर मैंने धरती में शिव और फसलों में माँ पार्वती नहीं खोजा, मतलब फसल कैसे समृद्धशाली रहे। फसल माने पार्वती तब खुश होगी जब शिव खुश होंगे। देखिए आप, बिल्कुल सिद्धांत पक्का है
इसीलिए मैंने कहा शिव कब खुश होंगे, जब समुद्र मंथन में शिव ने वचन दिया था, अपने मनुष्य से कहा था कि तो हमको जितना ज्यादा विष दोगे मैं उतना ही ज्यादा खुश रहूंगा, जितना ज्यादा विष दोगे उतना ही ज्यादा अमृत दूंगा। इधर आधुनिक टेक्नोलॉजी में इंसान ने धरती को विष देना बंद कर दिया। विष का मतलब था मल मूत्र, पशुओं का मल मूत्र, अपना मल मूत्र, कूड़ा करकट, फसलों के अवशेष, ये सब विष है। ये जितना ज्यादा देंगे शिव उतने ही खुश होंगे। जब शिव खुश होंगे तो उसके ऊपर जो आपने मटर बोया, चना बोया, टमाटर लगाए, वो तो माँ पार्वती, वो तो खुश होना ही होना, उसको तो खुश रहना ही रहना, क्योंकि माँ पार्वती को शिव सपोर्ट करते हैं और पार्वती शिव को सपोर्ट करती। दो चीजें हुई। माँ पार्वती जब नष्ट हुई, सूख गई, फसल हार्वेस्ट हो गई, तो उसका रेजिड्यू शिव बाबा को चाहिए और उसी रेजिड्यू से कार्बन बनेगा। कार्बन को जीवाणु खाएंगे और उस जीवांश बनेगा, वो माँ पार्वती का भोजन है। इतनी सी साइंस है मित्र, और कोई साइंस नहीं है संसार में। धरती में ह्यूमस की मात्रा 1% बढ़ाना, ये अंतिम लक्ष्य है आपका। जिस दिन ऐसा करने लगेंगे, भगवान कसम मैं कहता हूं, आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और जब आप बाजार नहीं जाएंगे, समझ लेना, जब आप अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए बाजार जाते ही नहीं हैं, और फिर 1 लाख की फसल हो गई, तो क्या हुआ? 1 लाख में 10-15,000 20,000 का लेबर एबर का खर्चा बकाया, 80,000 बच गया। लेकिन फसल को बढ़ाने के लिए, फसल में कीड़ा बीमारी को नष्ट करने के लिए बाजार की शरण में जब तक जाते रहोगे, तो 1 लाख की फसल बिकेगी और उसमें 70,000 खर्चा हो जाएंगे, तो 30,000 बचेंगे। अब आप समझ लीजिएगा आपका कर्जा कैसे उतरेगा। मित्र, 2-3 बातें हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आज का युग धन का लत और लालच ही छोड़ दीजिए। अब आप जान बचाइए, आप स्वस्थ रहने का प्रयास करिए। कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं, आप दुखी हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं। क्यों निराश हैं? जिसके आध्यात्मिक माता पिता, आदि पिता सदाशिव माने धरती और आदि शक्ति माँ दुर्गा माने पार्वती माने वनस्पतियां, अगर ये उदास हैं, ये दुखी हैं, तो मनुष्य फिर अपने हंसने मुस्कुराने आनंद के जीवन की कल्पना न करे, ना धनाढ्य बनने की कल्पना करे। हाँ, कुछ लोग किसान को बेवकूफ बना के धनाढ्य जरूर बन रहे हैं, ठीक है, बन लो, लेकिन तुम खाओगे कहां से? जो लोग किसान को लूट रहे हैं, फर्टिलाइजर बेच करके, पेस्टिसाइड बेच करके, यानी एन केन प्रकार किसान की गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहे हैं, वो भी मैं बता दूं, बाजार जब चावल लाते हैं, गेहूं लाते हैं, मिर्च लाते हैं, टमाटर लाते हैं, मसाले लाते हैं, जो कुछ भी लाते तो तुम बाजार से ही हो, तो वो तुम खाओगे ना। जो तुमने बेचा था वो तुमको भी खाना पड़ेगा, तो कैंसर तो तुम्हारे घर में भी आएगा। ध्यान रखना, आप करोड़पति बन जाइए चाहे अरबपति, और कोई इस मुगालते में न रहे कि मेरे पास तो पैसा है, मैं कैंसर का इलाज करा लूंगा। मैं फिर बता दूं, जो केमिकल का खाना खा करके अगर कैंसर होगा ना, केमिकल खा करके अगर कैंसर हुआ ना किसी को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दुनिया में कोई डॉक्टर उस कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि 2-3 साल आप इलाज कराते जो गाड़ी कमाई का पैसा था वो चिकित्सा विज्ञान को दे करके फिर मरना तो आपको है। कैंसर हुआ तो कैंसर से ही मरना है। वो तो एक आगे आए कि ठीक है, अब देखो इतने दिन तो मैंने जिला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो बातें अलग की हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और एक और निवेदन करता हूँ, जो मेरी इस बात को समझें, जैसे मैं जीवामृत की बात बताता हूँ, तो जो अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे, तो आपका धर्म है कि ये अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए। उसका कारण मैं बता दूं कि अगर हमारे देश की नीतियां, अगर हमारे देश के बुद्धिजीवी, अगर मेरे देश के वैज्ञानिक, मेरे देश का किसान धरती माता के प्रति संवेदनशील नहीं हुआ, तो फिर मेरी भविष्यवाणी है कि 5, 10, 15 साल के अंदर अंदर जो हमारी आंखों के सामने मंजर घटित होने वाला है ना, जो घटना घटित होने वाली है, वो बहुत भयानक है। अभी तो आंख से आंसू निकलता है मेरी पानी का, फिर आंसू निकलेगा खून का। इसलिए मित्र, खेती के विषय को यथार्थ रूप से स्वीकार करिए, और जिन किसान भाइयों को
कोई बात करनी हो तो मैं फ़ोन नंबर ज़रूर देता हूँ। कई बार किसान मेरी वीडियो देख करके कमेंट्स करते हैं कि गन्ने में क्या करें, धान में क्या करें, इसमें क्या करें। आज मैं फिर बता दूं कि किसी भी फसल की किसी भी समस्या, यानी फसल नहीं बढ़ रही है, फसल में बीमारी लग गई है, फसल में निमेटोड लग गया, फसल में कैंसर हो गया, फसल में ये हो गया, वो हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं बाजार में उसका उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्थायी उपाय है कि ज़मीन मेरी जिस दिन जिंदा हो जाएगी, ज़मीन में जिस दिन ह्यूमस की मात्रा 1% हो जाएगी, कोई समस्या है ही नहीं। ये समस्याएं तो मित्र थी कुछ थोड़ी, ये समस्याएं तो पैदा की गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।